37 साल का एक बिजनेसमैन जिसका नाम बिरजू सल्ला उर्फ अमर सोनी होता है। उसको जेट एयरवेज की कर्मचारी से प्यार हो जाता है और अपनी प्रेमिका को मुंबई बुलाने के लिए एयरलाइन कंपनी तक खोलने का मन बना लेता है। लेकिन उसकी प्रेमिका तैयार नहीं होती है। तब वह जेट एयरवेज का प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाता है। 8 अगस्त 2023 को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और एमआर मेंगड़े की डिवीजन बेंच में बिरजू सल्ला उर्फ अमर सोनी बनाम गुजरात सरकार की सुनवाई चल रही थी। 2019 में बिरजू सल्ला को एनआईए की स्पेशल कोर्ट से आजीवन कारावास और 5 करोड़ रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उनकी तमाम जो प्रॉपर्टी थी वह भी जब्त करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद बिरजू सल्ला ने इस सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हाई कोर्ट के सीनियर वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट हार्दिक मोघ अपने सहयोगियों के साथ बहस कर रहे थे। वकील हार्दिक मोघ ने कहा, माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी समाज में ही नहीं बल्कि व्यापार जगत में भी बड़ा इज्जत है। और जैसा कि उसके बारे में कहा गया है, उसने एक लड़की के लिए जेट एयरवेज को बदनाम करने के लिए जेट एयरवेज के हवाई जहाज के टॉयलेट में एक धमकी भरा पत्र रखा था कि अगर हवाई जहाज को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं ले जाया गया तो उसे उड़ा दिया जाएगा। सबूत के तौर पर वह पत्र अदालत में पेश किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस ने यह कैसे साबित कर दिया कि टॉयलेट में जो पत्र मिला था वह हमारे मुवक्किल ने ही रखा था। फाइल पलट रहे दोनों न्यायाधीश ने एक बार सीनियर एडवोकेट हार्दिक मोघ की ओर देखते हैं, उसके बाद सरकारी जो वकील थे उनकी ओर देखा। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी करने के लिए खड़ी सीनियर एडवोकेट सुश्री वृंदा सी ने कहा, उस पत्र को भले ही किसी ने बिरजू सल्ला को रखते नहीं देखा, पर क्रू मेंबर की एक एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा ने उन्हें टॉयलेट की ओर जाते हुए देखा था। उसका कहना था कि बिरजू सल्ला के अलावा उस समय तक और कोई दूसरा बिजनेस क्लास के उस टॉयलेट में नहीं गया था। तब न्यायाधीश श्री सुपेहिया ने कहा, आप यह दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि बिरजू सल्ला के पहले बिजनेस क्लास से कोई और टॉयलेट में नहीं गया था या उसका यूज नहीं किया था। एडवोकेट वृंदा शाह कहती हैं, माय लॉर्ड, एयर होस्टेस का यही कहना है। किसी एक आदमी के कह देने से आपने उसे दोषी मान लिया और उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी, यानी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। न्यायाधीश कहते हैं। फिर एडवोकेट वृंदा शाह कहती हैं, नहीं सर, टॉयलेट में जो पत्र मिला था वह बिरजू सल्ला के ही कंप्यूटर से टाइप किया गया था और उन्हीं के प्रिंटर से प्रिंट हुआ था। जवाब में बिरजू सल्ला के एडवोकेट हार्दिक मोघ कहते हैं, माय लॉर्ड, इसका क्या सबूत है कि वह पत्र बिरजू सल्ला के कंप्यूटर में ही टाइप किया गया था और उनके ही प्रिंटर से प्रिंट किया गया था। तब वृंदा शाह बोलती हैं, माय लॉर्ड, जो पत्र की स्याही थी वह बिरजू सल्ला के प्रिंटर से ही मेल खा रही थी। न्यायाधीश श्री सुपेहिया पूछते हैं, तो क्या वह स्याही केवल बिरजू सल्ला के प्रिंटर के लिए ही बनाई गई थी? सरकार की ओर से केस लड़ रही श्री वृंदा शाह कहती हैं, जी नहीं माय लॉर्ड, कंपनी ने केवल बिरजू सल्ला के लिए स्याही नहीं बनाई थी। तब यह क्यों मान लिया गया कि वह पत्र बिरजू सल्ला के प्रिंटर से ही प्रिंट हुआ था? यह तो कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं है कि उसके आधार पर किसी को दोषी मान लिया जाए। एडवोकेट वृंदा शाह बोलती हैं, माय लॉर्ड, बिरजू सल्ला ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कंपनी को बदनाम करने के लिए यह सब किया था, जिससे जेट एयरवेज का दिल्ली का ऑफिस बंद हो जाए और उसकी प्रेमिका की नौकरी छूट जाए, जिससे कि वह मुंबई चली जाए। इस पर बिरजू सल्ला के एडवोकेट हार्दिक मोघ ने कहा, माय लॉर्ड, यह भी कोई बात हुई? किसी के द्वारा अपहरण का धमकी भरा एक पत्र रख देने से भी भला इतनी बड़ी कंपनी का ऑफिस बंद हो जाएगा? माय लॉर्ड, इस मामले में मेरा मुवक्किल निर्दोष है।
पुलिस ने इस मामले में सही से जांच नहीं की और एक इज्जतदार बिजनेसमैन को फंसा दिया गया। पुलिस की लापरवाही की वजह से मेरे मुवक्किल को 8 वर्षों से जेल में रहना पड़ा, साथ ही 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा। उसकी तमाम संपत्ति भी जब्त कर ली गई। माय लॉर्ड, मेरी आपसे यही विनती है कि बिरजू सल्ला को बाइज्जत बरी किया। इस बहस के बाद डिवीजन बेंच के न्यायाधीश श्री सुपेहिया और श्री मेंगड़े ने जो अपना फैसला सुनाया, वह जानने से पहले नमस्कार, मैं पंकज गोस्वामी। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। आइए जानते हैं वह पूरी कहानी। 30 अक्टूबर 2017 जेट एयरवेज की उड़ान मुंबई से दिल्ली जा रही थी और इसके उड़ने का समय दोपहर 2:55 का था। इस जहाज में कुल 116 यात्री सवार थे। मुंबई से दिल्ली की दूरी लगभग 2 घंटे की थी। इसका मतलब यह हवाई जहाज दिल्ली में 5 बजे लैंड करता। इस प्लेन में बिजनेस क्लास भी था और इकोनॉमी क्लास भी थी। प्लेन अपने निश्चित समय 2:55 पर उड़ान भर देती है। करीब 25 मिनट बाद उस वक्त 3:20 हो रहा था, यानी प्लेन को हवा में उड़ते हुए 25 मिनट बीत चुके थे। तभी एक केबिन रूम एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा बिजनेस क्लास की टॉयलेट में जाती हैं। जब टॉयलेट में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां रखे सारे टिश्यू पेपर खत्म हो गए हैं। यह देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि अभी प्लेन को उड़े मात्र 25 मिनट ही हुए थे और ज्यादा पैसेंजर टॉयलेट यूज भी नहीं किए थे, तब भी टिश्यू पेपर खत्म हो गया। टॉयलेट से निकलकर उसने यह बात अपने सहयोगी निकिता जुनेजा से कहती है कि बिजनेस क्लास के टॉयलेट में टिश्यू पेपर खत्म हो गए हैं, इसलिए जाकर फिर से टिश्यू पेपर रिफिल कर दो। निकिता टिश्यू पेपर का दूसरा बंडल निकालती हैं और टॉयलेट में जाकर उसे रखने लगती हैं। तब उन्हें लगता है कि अंदर कुछ फंसा हुआ है। जब तक वह निकलेगा नहीं तब तक दूसरा पेपर अंदर नहीं जा सकता। उसने पेपर अंदर डालने की काफी कोशिश की थी, पर जब किसी भी तरह पेपर अंदर नहीं गया तो उसने उसके अंदर हाथ डाला। उन्हें लगा कि अंदर कुछ पेपर जैसा फंसा हुआ है। निकिता उसे बाहर निकालती हैं तो देखती हैं कि उन पेपर में कुछ लपेट कर अंदर डाला गया था। उसे खोलकर जब देखा तो उसमें 2 लेटर थे। दोनों लेटर, एक अंग्रेजी में लिखा गया था तो दूसरा उर्दू में लिखा गया था, और यह दोनों लेटर कंप्यूटर के द्वारा टाइप किए गए थे। निकिता को उर्दू पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने अंग्रेजी वाला लेटर पढ़कर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। अंग्रेजी में जो उस लेटर में लिखा गया था उसका मतलब था कि यह फ्लाइट नंबर 9W339 में हाईजेकर बैठे हुए हैं और प्लेन को हाईजेक कर लिया गया है। इस प्लेन में इस समय यात्रियों के बीच टोटल 12 हाईजेकर हैं। इस प्लेन को यहाँ से सीधे POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर लेकर चलो, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो थोड़ी देर में इस जहाज को उड़ा दिया जाएगा। और इसे आप मजाक मत समझिए, क्योंकि कार्गो एरिया में एक बम रखा गया है, और अगर आपने इस जहाज को पाक अधिकृत कश्मीर के बजाय दिल्ली में लैंड करने की कोशिश की तो एक जोरदार धमाका हो जाएगा और प्लेन उड़ जाएगा। लेटर पढ़ने के बाद निकिता ने उस लेटर को सीधे कैप्टन जय जरीवाला को थमा दिया। इस लेटर को पढ़ने के बाद कैप्टन को लगा कि मामला बहुत ही संवेदनशील है। उस समय प्लेन गुजरात के अहमदाबाद के नजदीक था। उन्होंने तुरंत अहमदाबाद की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और कहा कि इमरजेंसी के तहत वह अपना प्लेन अहमदाबाद में लैंड करना चाहते हैं। तब अहमदाबाद एयरपोर्ट के अधिकारी पूछते हैं कि ऐसी क्या इमरजेंसी है, आप अपना प्लेन अहमदाबाद में लैंड करना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि दरअसल प्लेन में धमकी भरे लेटर मिले हैं, प्लेन में हाईजेकर हैं और उन्होंने कार्गो एरिया में बम रखा है। इतना सुनकर अहमदाबाद एयरपोर्ट के अधिकारी तुरंत हरकत में आ जाते हैं
मैनेजर ने बड़े अधिकारियों से बात की। इसके बाद कप्तान को इजाज़त दी गई कि वह अपना प्लेन अहमदाबाद के रनवे पर लैंड कर सकते हैं। इसके बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि कप्तान के बताए अनुसार प्लेन में बम भी था, हाईजैकर भी थे। इसलिए लोकल पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी और फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया था। सूचना पाकर एयरपोर्ट थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। क्राइम ब्रांच की पूरी टीम एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर में फ्लाइट नंबर 9W339 सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जैसे ही फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड किया, पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के साथ प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। सारी यात्रियों को सुरक्षित उतार कर एक जगह कर दिया गया। जहाज की तलाशी शुरू की गई, परंतु जहाज में कहीं कोई बम नहीं था। इसके बाद सारे यात्रियों की सूची निकाली जाती है। 116 यात्रियों में 12 हाईजैकर कौन है, उनकी तलाशी शुरू हो जाती है, उनकी जानकारी जुटाई जाने लगती है। लेकिन जांच में पता चलता है कि 116 यात्रियों में से कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नहीं था। सभी के टिकट या आईडी पर जो डेटा मौजूद थे वह सब सही और जेन्युइन थे। इससे यह साफ हो गया था कि यह एक फेक लेटर था। फिर सवाल उठता है कि इस तरह का खतरनाक मजाक कौन कर सकता है। तब इसकी जांच शुरू कर दी जाती है। प्लेन का जो क्रू स्टाफ था उससे पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ में शिवानी मल्होत्रा, जिसने सबसे पहले देखा था कि बिजनेस क्लास के टॉयलेट में टिश्यू पेपर खत्म हो गए, उसने बताया कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, यानी लाइट बंद हो गई, अब टॉयलेट का यूज किया जा सकता था, तो बिजनेस क्लास में बैठे एक आदमी ने उससे ब्लैंकेट मांगा। वह उसका कंबल लेने गई थी, फिर लौट कर देखा तो वह सीट पर नहीं था। करीब 5 मिनट बाद वह लौटता है। इस पर उसने ध्यान दिया, इतने समय में उस आदमी के अलावा बिजनेस क्लास के किसी दूसरे व्यक्ति ने टॉयलेट का यूज नहीं किया था। शिवानी के बताए अनुसार टेक ऑफ के बाद टॉयलेट का उपयोग सिर्फ उसी एक यात्री ने किया था। इसके बाद उस यात्री को बुलाया गया। वह यात्री सामने आया तो पूछताछ में पता चला उस यात्री का नाम बिरजू सल्ला उर्फ अमर सोनी पुत्र किशन सोनी है। उसकी उम्र 37 साल थी। जब उससे टॉयलेट जाने के बारे में पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि वह टॉयलेट गया था, लेकिन इसके आगे उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद मुंबई पुलिस को सूचना दी जाती है और सूचना देकर सल्ला के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। मुंबई पुलिस से जो जानकारी मिली उससे पता चला कि बिरजू सल्ला कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं था। बिरजू सोने चांदी हीरे जवाहरातों के जाने माने बिजनेसमैन। वह बहुत ही सम्मानित परिवार से है। वह मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। मुंबई के दादर बाजार में ज्वेलरी की उनकी एक बहुत बड़ी दुकान है। इसके अलावा भी उनके कई बिजनेस हैं। कुल मिलाकर वह अरबपति आदमी है और मुंबई के पॉश इलाके में उनका एक विशाल कोठी है। सल्ला के बारे में यह जानकर पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतना सम्मानित आदमी इस तरह का काम क्यों करेगा। फिर भी पुलिस की एक टीम इस मामले की जांच में लगी हुई थी। पुलिस के पास सबूत के तौर पर 2 लेटर थे, एक अंग्रेजी में तो दूसरा उर्दू में। इसके अलावा जांच में यह भी साबित हो गया कि सल्ला के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति टॉयलेट का यूज नहीं किया था। अगर लेटर बिरजू ने नहीं रखे तो फिर रखे किसने? उसके बाद एयर होस्टेस गई थी, वह ऐसा कर नहीं सकती थी। इसलिए जो सबूत थे बिरजू सल्ला की ओर ही इशारा कर रहे थे कि उसी ने यह काम किया है। बाकी यात्री जो रुके थे उन्हें दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेज दिया जाता है। बिरजू सल्ला को संदिग्ध मानकर अहमदाबाद में रोक लिया गया। उससे पूछताछ की जाने लगी, लेकिन वह लगातार मना करते रहे कि उन्होंने यह काम नहीं किया है। इस बीच पुलिस की एक टीम उनके घर जाती है। इसी के साथ यह भी पता किया जाने लगा कि जो दोनों लेटर टॉयलेट से मिले हुए थे
वह कहाँ टाइप किए गए थे और इनका प्रिंट कहाँ निकाला गया था। बिरजू सल्ला के घर में जो प्रिंटर था उसका सैंपल लिया गया। इसके बाद लेटर से उस सैंपल को मैच कराया गया, तो वह मैच कर जाता है। जो प्रिंटर से वह बाकी के काम करते थे उसी प्रिंटर से वह लेटर भी प्रिंट किया गया था। अब दो चीजें बिरजू सल्ला के खिलाफ थी। एक वह चश्मदीद एयर होस्टेस जिसने यह बताया था कि इकलौता वही व्यक्ति थे जिसने टॉयलेट का उपयोग किया था, और दूसरा वह प्रिंटर। तब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें अहमदाबाद आना था या कोई और काम था? इसके बाद बिरजू सल्ला ने ऐसा करने के पीछे की जो कहानी सुनाई उस पर अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पुलिस ने आगे जांच की तो पता चला कि बिरजू ने जो बताया था वह पूरी तरह सच था। बिरजू यह सब करने के पीछे जो कहानी सुनाई थी वह कुछ इस प्रकार थी कि बिरजू सल्ला एक अरबपति कारोबारी थे। वह मुंबई के पॉश इलाके में शानदार कोठी में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और 70 साल के पिता किशोर भाई थे। बिजनेस के लिए अक्सर वह देश के अन्य शहरों में आया जाया करते थे। वह दिल्ली भी जाते आते रहते थे। दिल्ली आने जाने के दौरान ही जेट एयरवेज की एक ग्राउंड स्टाफ से उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद अक्सर दोनों का मिलना जुलना होने लगा। इसका नतीजा यह निकला कि 35-36 साल के बिरजू को उस युवती से प्यार हो जाता है। बिरजू को ही नहीं बल्कि उस युवती को भी बिरजू से प्यार हो गया था, क्योंकि इस युवती को यह पता ही नहीं था कि वह जिससे प्यार करती है वह शादीशुदा व्यक्ति है। जब प्यार गहरा हुआ तो बात विवाह करने तक की होने लगी। बिरजू चाहते थे कि युवती नौकरी छोड़कर मुंबई चले और उनके घर संभाले, जबकि युवती न नौकरी छोड़ना चाहती थी और न ही मुंबई जाना चाहती थी। वह इन दोनों चीजों से मना कर रही थी, जबकि बिरजू उस युवती से बहुत प्यार करते थे। बिरजू ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। कई बार ऐसा भी हुआ कि वह केवल उससे मिलने दिल्ली आ गए थे। इस दौरान 2017 में बिरजू के एक दोस्त की बेटी की शादी थी। उसने बिरजू से कहा कि उसके कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें ले आने और ले जाने के लिए 2 प्लेन किराए पर चाहिए। इसके लिए बिरजू दिल्ली आते हैं और गल्फ की एक कंपनी से करीब 1.25 करोड़ रुपए में 2 प्लेन की डील कर लेते हैं। इसी बात से बिरजू को ख्याल आता है कि गर्लफ्रेंड तो मुंबई नहीं जा रही है और ना ही नौकरी छोड़ रही है, तो क्यों ना वह अपनी प्रेमिका के लिए एक एयरलाइंस कंपनी ही खोल दे। प्लेन की डील करने में उन्हें एयरलाइंस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो गई थी। बिरजू का प्यार, बिरजू का इश्क कहाँ तक था, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह अपने प्यार के लिए रॉयल एयरलाइंस कंपनी खोलने को तैयार हो गए थे। उन्होंने यह भी सोच लिया था कि उसकी इस एयरलाइंस का सारा कामकाज उसकी प्रेमिका ही देखेगी, लेकिन उसका हेड क्वार्टर जो होगा वह मुंबई में होगा, क्योंकि सल्ला चाहते थे कि वह मुंबई आ जाए। बिरजू ने इशारे में जब यह बात अपने प्रेमिका को बताई तो वह इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। उसका कहना था कि यह एक तरह का मजाक है और वह जहाँ पर नौकरी कर रही है वहीं पर नौकरी करेगी और वह उसको ऐसा करने दिया जाए। तब बिरजू को लगा कि अब उसकी प्रेमिका किसी भी तरह, किसी भी हालात में मुंबई जाने वाली नहीं है। तो उसने एक साजिश रची। उसने ऐसा सोचा कि वह ऐसा क्या करे कि जेट एयरवेज की जो कंपनी थी, जो उसकी फ़्लाइटें थी, वह बंद हो जाए, या फिर उसका जो दिल्ली का ऑफिस है कम से कम वह तो ज़रूर बंद हो जाए। इसके लिए उन्होंने उसे बदनाम करने की योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने प्लेन हाईजैकिंग की यह साजिश रची और उन्होंने लेटर लिख दिया। उसमें लिखा कि अगर यह प्लेन दिल्ली लैंड करेगा तो वह ब्लास्ट हो जाएगा। बिरजू सल्ला का सोचना था कि दिल्ली आने के बाद पैसेंजर शोर मचाएंगे तो यह बात मीडिया में आएगा, जिससे जेट एयरवेज की बदनामी होगी। हो सकता है इसके बाद जेट एयरवेज अपना दिल्ली का ऑफिस बंद कर दे।
इसके बाद तो उनकी जो प्रेमिका थी वह मजबूरन मुंबई आ जाएगी, क्योंकि दिल्ली में नौकरी ही नहीं रहेगी। यही सोचकर उन्होंने ऐसा साजिश रचा था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बिरजू सल्ला की बदनसीबी यह थी कि इस घटना के 9-10 महीने पहले 2016 में सांसद ने एक कानून बनाया था, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016। इस एक्ट में यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्लेन को हाईजैक करता है और उसे हाईजैकिंग के दौरान किसी मुसाफिर या क्रू मेंबर की मौत हो जाती है, तो एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चलेगा और इसकी सजा मौत होगी। एक्ट में यह भी लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति प्लेन को हाईजैकिंग करने की कोशिश करता है या इस तरह की अफवाह फैलाता है या बम जैसे खतरनाक चीजें उसमें रखने की खबर देता है, तो उस व्यक्ति पर भी एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और उस व्यक्ति को भी उम्र कैद की सजा हो सकती है। 2016 में यह कानून बन गया था और बिरजू को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी। उनका सोचना था कि अगर वह पकड़ी भी गए तो छोटा मोटा मामला बनेगा और 2-4 महीना में वह बाहर आ जाएंगे। लेकिन उनकी बदनसीबी थी कि यह कानून बन चुका था और 2017 में 30 अक्टूबर को यह कांड कर दिया। पूरी जांच के बाद यह मामला NIA को सौंप दिया जाता है, क्योंकि यह जो घटना था यह आतंकवाद से जुड़ा हुआ घटना था। अब यह पता करना था कि कहीं इसमें किसी आतंकवादी संगठन का हाथ तो नहीं है। NIA पूरे मामले की जांच की, फिर स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद बिरजू सल्ला पर NIA की स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलता है। 11 जून 2019 को लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। यह फैसला बिरजू सल्ला की सोच से बिल्कुल ही अलग था। एंटी हाईजैकिंग एक्ट बनने के बाद यह पहला मुकदमा था जो बिरजू सल्ला के खिलाफ चल रही थी। चूंकि कानून बन चुका था, इस हाईजैकिंग के दौरान किसी की मौत हो जाती तो उसकी सजा मौत होगी, और हाईजैकिंग की कोशिश की जाती है तो भले ही वो ड्रामा ही क्यों ना हो, हाईजैकर को उम्र कैद की सजा होगी। यह दूसरी बात थी कि बिरजू के खिलाफ थी, क्योंकि उन्होंने झूठ कहा था कि प्लेन में ही हाईजैकर हैं और कार्गो में बम रखा है। अगर प्लेन POK नहीं ले जाया गया तो सभी मारे जाएंगे। इस तरह 30-35 मिनट सभी पैसेंजरों ने जो कष्ट झेला, यानी ऐसी स्थिति में मौत सामने नजर आ रही थी, इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया गया और 2016 के उस एंटी हाईजैकिंग एक्ट की धारा 3(1), 3(2)(A), 4(B) के तहत दोषी ठहराते हुए NIA की स्पेशल कोर्ट ने बिरजू सल्ला को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इश्क में पागल बिरजू सल्ला कहाँ अपनी प्रेमिका को मुंबई ले जाना चाहता था, और अब उनकी पूरी उम्र जो है जेल में गुजरने वाली थी। 11 जून 2019 को यह सजा सुनाई गई थी। उनकी तमाम प्रॉपर्टी भी जब्त करने का आदेश दिया गया था। साथ ही उन पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। 5 करोड़ की इस राशि के बारे में कहा गया था कि बिरजू से मिलने वाली इस राशि को चालक दल और यात्रियों में बांट दिया जाए। इनमें से 1-1 लाख रुपए पायलटों को, 75-75 हज़ार एयर होस्टेस को और 25-25 हज़ार रुपये सवारियों को बांटने का आदेश दिया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद बिरजू सल्ला को अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेज दिया जाता है। अब घर वालों ने NIA के इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, जिसकी सुनवाई साल 2023 में शुरू होती है। 8 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री सुपेहिया और श्री मेंगड़े की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए बिरजू सल्ला को बरी करते हुए कहा कि NIA यह साबित नहीं कर पाई कि विमान के वॉशरूम में पाया गया जो नोट था वह बिरजू सल्ला ने ही रखा था। न्यायमूर्ति श्री सुपेहिया ने कहा, अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने अकेले अपने ऑफिस में बैठकर वह धमकी भरा नोट तैयार किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि जैसा कि शुरुआती जांच में कहा गया है कि सल्ला ने
बताया कि जेट एयरवेज की कर्मचारी अपनी प्रेमिका के लिए एयरलाइन को बदनाम करने के लिए उन्होंने यह अपराध किया था। लेकिन आगे चलकर जांच के दौरान उसके इस मकसद ने अपना महत्व खो दिया। इसलिए जो भी सबूत पेश किए गए हैं उनके स्टडी से पता चलता है कि वे संदेहात्मक हैं, जो आरोपी को अपराधी नहीं घोषित करता। जो भी सबूत हैं अभी स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को अपहरण जैसे गंभीर आरोप में दोषी सिद्ध नहीं करता है। इसलिए संदेश से भरे हुए सबूत के आधार पर अपहरण के अपराध में अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और अपीलकर्ता को बरी करने का आदेश दिया जाता है। बिरजू सल्ला को बरी करते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बिरजू सल्ला पर लगाए गए 5 करोड़ रुपए के जुर्माने को भी रद्द किया जाता है। एयरलाइन के पायलट और चालक दल को ट्रायल कोर्ट ने जिन्हें रुपए देने का आदेश दिया था, अगर उन्होंने रुपए लिए हैं तो पैसे वापस करें। जुर्माने की राशि उच्च न्यायालय ने बिरजू को वापस करने का आदेश दिया। इसी के साथ यह भी आदेश दिया कि अगर राज्य सरकार यह रुपया वापस नहीं ले पाती है तो खुद यह पैसा अपने पास से बिरजू सल्ला को वापस करे। और इस तरह से बिरजू सल्ला को हाई कोर्ट से राहत तो मिल गई, लेकिन वह गर्लफ्रेंड और अपनी प्रेमिका के, अपनी मासूका के चक्कर में लगभग 8 साल की जेल की सजा काट कर बाहर आए। तो दोस्तों, आज की यह प्यार की कहानी, यह इसकी कहानी आपको कैसी लगी, जिसके चक्कर में जेल की हवा भी खानी पड़ी? अपना राय और अपना विचार हम तक अवश्य पहुंचाइएगा और देखते रहिए जी नेक्स्ट सच। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।